Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about some questions of the NCERT of chapter number 2 acids, bases and salts. तो इसके क्वेश्चन हमने कुछ डिस्कस किए, टेक्सचुअल क्वेश्चंस. उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम खत्म करते हैं चैप्टर नंबर 2 के टेक्सचुअल क्वेश्चंस को. सो क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन. ठीक है, देखिए, राइट द वर्ड इक्वेशन. आपने एक वर्ड इक्वेशन लिखनी है. देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन. उसके बाद उसे बैलेंस करना है. तो क्वेश्चन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द जिंक ग्रेन्यूल्स. ठीक है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द मैग्नीशियम रिबन. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द अल्यूमिनियम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द आयरन फिलिंग्स. इनके साथ रिएक्शन करनी है और उसके बाद उसे बैलेंस करना है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. दैट क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, ये आपको करना है. तो क्वेश्चन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक के ग्रेन्यूल्स रिएक्ट करने हैं. आपको पता लग रहा है देखते ही. इस तरीके से बेटा रिएक्शन को कंप्लीट करना भी पूछा जा सकता है. सपोज आपको रिएक्टेंट दे देंगे और प्रोडक्ट आपको खुद लिखना होगा. तो आप लोगों को ये रिएक्शन कुछ हद तक लग रहा है कि हमें पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन. सो फॉर्मेशन इज ZnSO4 प्लस H2 की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस हमेशा इवॉल्व होती है. ठीक है, इतना आपको पता है. तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इफ आपको लग रहा है कि रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है, क्वेश्चन में ये बोला गया है वी हैव ए सम स्टेटमेंट. हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और उन स्टेटमेंट को हमने वर्ड फॉर्म में लिखना है. हमें स्टेटमेंट फॉर्म में इक्वेशन दी है. स्टेटमेंट लिखकर आपने उसको वर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. वर्ड के बाद इसको फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूला फॉर्म में लिखने के बाद उसको देखिए क्या उसको बैलेंस करने की नीड है तो आप उसे बैलेंस करेंगे. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो हमें बैलेंस करने की नीड नहीं लग रही तो हम नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन. अगला है मैग्नीशियम रिबन है, उसके साथ डाइल्यूट HCl ने रिएक्ट किया और आपको बहुत अच्छे से पता है हाइड्रोजन हमेशा गैस की फॉर्म में रिलीज होती है. तो इसके आगे आप ट्वाइस लगाएंगे. इसे बैलेंस करने हमेशा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज होती है तो आप इसे H2 फॉर्म में रिलीज करेंगे. बचा है Mg और Cl और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1. तो क्रॉस करिए, बनेगा MgCl2. क्रिस क्रॉस मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. Mg1 Cl2 सो MgCl2. सो नेक्स्ट दिस इज द A पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन. B पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन. C पार्ट की बात कर रहे हैं. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर. एल्यूमिनियम पाउडर है, उसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया है. डाइल्यूट तो एल्यूमिनियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे. आपको दिख रहा है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो हाइड्रोजन गैस को पहले ही बाहर निकाल दीजिए. ठीक है, उसके बाद आइए एल्यूमिनियम और सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की 2. क्रॉस कीजिए. क्रॉस करने के बाद हमारा आ रहा है फॉर्मूला बन रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट का. सल्फेट के होल ट्वाइस 3 आएगा क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की 2 है. तो क्रॉस होने के बाद आएगा Al2SO4 की होल थ्राइस. दिस इज द फॉर्मूला. और अब आप देखिए क्या इसे बैलेंस करने की नीड है. यस, एल्यूमिनियम के एलिमेंट के एटम्स कितने हैं 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2. अब देखिए सल्फेट के कितने हैं 3 तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3. जब आप ये बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन कितने थे, 1 हाइड्रोजन था लेकिन थ्राइस लिखने के बाद 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए. तो इसके बाद यहाँ भी क्या आ जाएगा 3. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस. और आपको बहुत अच्छे से सिखा दी है मैंने बैलेंसिंग, तो आप बहुत अच्छे से इसे ट्राई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स. फिलिंग्स कुछ नहीं है, आयरन एलिमेंट की ही बात हो रही है. तो आयरन एलिमेंट है, उसके साथ डाइल्यूट HCl ने रिएक्ट किया. अभी मैंने आपको एक बात समझाई है कि हाइड्रोजन हमेशा गैस की फॉर्म में निकलता है तो आप इसे ट्वाइस ले लीजिए. तो हमारे पास क्या आ जाएगा H2 बाहर निकल जाएगा. H2 बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन कितने हैं 2 टाइम्स है बेटा क्लोरीन. तो FeCl2 क्या बाहर निकलेगा, FeCl2 की फॉर्मेशन होगी. FeCl2 की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, Fe और यहाँ Cl2 और H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी. इस तरह से प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हो जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. मैंने आपको सभी क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ असाइनमेंट्स भी दिए हैं, वो भी मैं आपको रिपीट समझा रही हूँ तो आपको आने चाहिए. नेक्स्ट इज कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन.
बट नॉट कैटेगराइज इनटू एसिड। हाइड्रोजन और अल्कोहल और ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो फिर भी एसिड की कैटेगरी में क्यों नहीं आते? क्योंकि एसिड की कैटेगरी में वही आते हैं जो अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, और अल्कोहल और ग्लूकोज अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, बट रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन कि वाई डाइल्यूट डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते हैं और रेन वाटर में आयंस होते हैं। जहां आयंस होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट आ जाता है, मैं क्वेश्चन आपको आंसर पढ़ के बता रही हूँ। प्योर डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर, ओके, बिकॉज इन द प्योर डिस्टिल्ड वाटर बिकॉज ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्रेजेंट बाय distilled water, pure distilled water, but the rain water contains number of acids, so there are number of ions are present in the rain water, so where the जहां पर भी ions होंगे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, अल्कोहल और ग्लूकोज वाला। 6th क्वेश्चन हमें रिप्रेजेंट करता है डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, नहीं होती है, और रेन वाटर में होती है बिकॉज रेन वाटर में आयंस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? पानी अगर नहीं होगा तो एसिड अपना बिहेवियर क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएट होते हैं, और डिसोसिएट होने के बाद ही वो अपना इफेक्ट रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो एसिड जो है पानी के अंदर डिसोसिएट होते हैं, वाटर की नीड होती है डिसोसिएशन के लिए, तभी वो अपना इफेक्ट रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है 5 सोल्यूशन ए बी सी डी। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज 5 सोल्यूशन ए बी सी डी। 9th क्वेश्चन इज 5 सोल्यूशन है हमारे पास ए बी सी डी व्हेन टेस्टेड विद ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। उन्हें यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से टेस्ट किया जा रहा है और उनकी पीएच है 4, 1, 11, 7, 9। 5 सोल्यूशन है ए बी सी डी ई और उनकी पीएच वैल्यू है, ये हमारे टाइप ऑफ सोल्यूशन है ए बी सी डी ई, और पीएच वैल्यू है 4, 1, 7, 11, 9। ये उनकी पीएच वैल्यू है बेटा, ठीक है। तो न्यूट्रल कंडीशन, अब पहला पॉइंट है ए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है न्यूट्रल कंडीशन कौन सी है? तो सॉल्यूशन सी इज द न्यूट्रल कंडीशन। मैंने आपको बताया है पीएच स्केल पे जो 7 है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रांगली अल्कलाइन वो होंगे जिनकी पीएच वैल्यू लगभग 12, 13, 14 या 11, 12, तो डी रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4, 1, 7, 11 और 9, ठीक है। आप यहाँ पर आपकी बुक के अंदर यहाँ पे 11 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग चल सकते हैं आप। जब आपसे न्यूट्रल कंडीशन पूछे तो 7 पीएच न्यूट्रल कंडीशन की है। अल्कलाइन पूछे तो अल्कलाइन कंडीशन ये है, 10 से ऊपर जो पीएच होगी वो हाईली अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर के होंगे। स्ट्रांगली एसिडिक जिनकी पीएच 0, 1 है, ये स्ट्रांगली एसिडिक है। नेक्स्ट आ जाता है वीकली एसिडिक जो है बेटा वो आ जाती है वीकली एसिडिक के लिए 4 वैल्यू, 4, 5, 6, 7 ऐसे वीकली एसिडिक। वीकली अल्कलाइन में आ जाते हैं हमारे ये वीक 8, 9, 10 लगभग ये वैल्यू आ जाती है, 8, 9 लगभग ये वैल्यू आ जाती है वीक बेस की। वीक बेस मीन्स वीक अल्कलाइन, तो ये वीक अल्कलाइन है, 9 पीएच जिसकी है। न्यूट्रल पीएच है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसकी पीएच 7 है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड या मॉडरेट अल्कलाइन भी बोल सकते थे और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन भी बोल सकते हैं, उसकी पीएच 11, और स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच 0, 1 के नियर अबाउट तो 1, और ये आ जाता है मॉडरेट एसिड। लेकिन आपकी बुक में वीकली एसिड लिखा है तो आप इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, बट एक्चुअली ये मॉडरेट एसिड होता है 4 की लगभग, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, ठीक है। और अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच आयन के बेसिस पे इन्हें अरेंज करूं, सबसे ज्यादा एच आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी जिसकी पीएच वैल्यू 1 है। उसके बाद एच आयन की कंसेंट्रेशन होगी जिसकी पीएच वैल्यू 4 है। उसके बाद एच आयन की कंसेंट्रेशन जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, 9 है। सबसे कम एच आयन की एसिड की कंसेंट्रेशन किसमें होती है? जिसकी पीएच वैल्यू 11 है। तो आपको ये जो रेंज है ये जरूर अच्छे से याद होनी चाहिए। सो बच्चों इतना आपको सीखना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 दैट इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर मैग्नीशियम रिबन की, वी हैव अ 2 टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर मैग्नीशियम रिबन
लिया गया है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन are taken in the test tube A and B. Hydrochloric acid is added to the test tube A and acetic acid. यहाँ भी मैग्नीशियम रिबन लिया है, यहाँ भी मैग्नीशियम रिबन लिया है, टेस्ट ट्यूब A है, टेस्ट ट्यूब B है, इसके अंदर HCl डाला है टेस्ट ट्यूब A में, टेस्ट ट्यूब B के अंदर एसिटिक एसिड डाला है. दिस इज द कंडीशन, दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट है इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब B इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी द फिजिंग अकर. कौन सी टेस्ट ट्यूब में फिजिंग होगी, आवाज आएगी फिजिंग की. तो इन द टेस्ट ट्यूब A बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड देयरफॉर रिएक्ट्स फास्टर. तो जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें HCl डाल रहे हैं. HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है, वीक एसिड है. सो फिजिंग की जो आवाज आएगी वो टेस्ट ट्यूब A में आएगी जिसमें रिएक्टिविटी फास्ट होगी. तो HCl की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम के साथ फास्ट होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम का ये टुकड़ा है, मैग्नीशियम का ये रिबन है, ये एसिटिक एसिड के साथ लेस रिएक्टिविटी शो करेगा. सो दिस इज बिकॉज एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड. सो सिंपली वी कैन से दैट इन विच फिजिंग इज फास्ट. इन केस ऑफ HCl इन द टेस्ट ट्यूब A फिजिंग साउंड इज प्रोड्यूस फास्टली. ठीक है, बिकॉज रिएक्टिविटी इज हाई ऑफ द मैग्नीशियम मेटल विद द HCl. फाइन, इतना आपको पता हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6 and how do you think that pH will change in turns curd? Yes, फ्रेश मिल्क की जो pH है वो 6 है, बट जब ये कर्ड में बदलेगा तो इसकी pH वैल्यू डिक्रीज होगी. तो कर्ड इज सोर इन टेस्ट एंड बिकम एसिडिक, देयरफॉर pH वैल्यू विल डिक्रीज एंड बिकम जो लो 6 से pH वैल्यू 6 से कम चली जाएगी, लोअर देन वैल्यू ऑफ pH वैल्यू ऑफ 6 इन केस ऑफ कर्ड. ठीक है. और पूछा गया पीएच वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. यस, पीएच वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा. जब मिल्क है तो उसकी पीएच अगर 6 है तो पीएच वैल्यू जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज होगा तो उसकी, और कर्ड क्या हो जाएगी, काफी सोर टेस्ट की हो जाएगी, और ज्यादा सोर टेस्ट के सब्सटेंस की पीएच वैल्यू कम होती है. तो यस, पीएच वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम 6 टू मे बी 5.6 और 5.8 के नियर अबाउट डिक्रीज हो जाएगी पीएच वैल्यू. सो क्वेश्चन इज, आपको बताया मैंने, फ्रेश मिल्क हैज ए pH 6. हाउ डू यू थिंक दैट द pH वैल्यू विल चेंज और इट विल बी change when the milk convert into the curd? So yes, the answer is curd is sour in taste and become acidic. Therefore, the pH value will also decrease from pH of 6 to lower value of pH. ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए. This is the question number 11. So students, आज आपने सीखा कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस जो आपको असाइन कर रहे हैं. मिल्कमैन add a very small amount of baking soda in the fresh milk. Why the milkman add the small amount of baking soda in the fresh milk? This is question number 12. So in the next class we will discuss about 4 to 5 questions that are present in this concept or in the textual question that are remaining of chapter number 2. Then we will start chapter number 3 textual exercise. So complete this exercise, okay? एंड रिवाइज करिए, रफ नोटबुक में से लिख के देखिए क्वेश्चंस को. ठीक है, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी ट्राई करिए. सो डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलर.